Hello, good evening. My name is Ritu Ratewal and you are with Unacademy Studios Placebo, India's #1 channel for NEET and AIIMS preparation. आज का टॉपिक फोटोसिंथेसिस की थर्ड क्लास है। आज मोस्ट प्रोबेबली हम सारे इनिशियल टॉपिक्स ख़त्म करके लाइट रिएक्शन की तरफ बढ़ निकलेंगे। शायद लाइट रिएक्शन पूरा ना पढ़ पाएँ, पर एक इम्पॉर्टेंट बात पढ़ लेंगे जिसको कहते हैं हम एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम। क्या है ये, क्या यूज़ है इसका, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस, आइए सीखते हैं। चलिए, आप हमारे चैनल के साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम की ऐप डाउनलोड कर लेंगे। ऐप डाउनलोड करना आई होप सभी को आता है। फिर ये लिंक डालेंगे वहाँ पे, नीट प्लेसिबो। जैसे ये चीज़ लिखेंगे आप हमसे कनेक्टेड हो जाएंगे। फ़ायदा है कनेक्टेड होने का कि आपको सभी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलती रहेंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है फिर भी हमको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है। तो वहाँ पे रेगुलरली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। साथ में टीचर्स आपसे डिस्कस करते रहते हैं क्या स्ट्रैटेजी है आज की पढ़ने की, क्या क्या किस किस टाइम पे आप क्या क्या पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी प्लस के बारे में वैसे तो बहुत बच्चे जानते हैं, बहुत सारे बच्चे इसका फ़ायदा अवेल कर रहे हैं, परंतु अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जो इसके लिए अवेयर नहीं हैं, तो उनके लिए ये बात बता रही हूँ। अनअकैडमी प्लस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि तुम्हारी नीट की तैयारी को बहुत ज़्यादा बूस्ट अप कर सकता है इस समय पे। यदि तुम्हारी प्रिपरेशन नहीं हुई है, कोई तुम्हारा पर्टिकुलर टॉपिक नहीं तुमने पढ़ा है, चाहे वो फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में हो, इस प्लेटफॉर्म में इंडिया के बेहतरीन 40 टीचर पढ़ा रहे हैं, तो कोई ना कोई टीचर वो टॉपिक पढ़ा ही रहा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई टॉपिक तुम पढ़ना चाहते हो और प्लस पे तुमको टॉपिक ना मिले पढ़ने के लिए। ठीक है, यदि तुम पढ़ चुके हो, तुम ओवरऑल रिवीजन चाहते हो, तो बहुत सारे टीचर्स इस वक्त यहाँ पे क्रैश कोर्स चला रहे हैं। मैं बायोलॉजी का क्रैश कोर्स शुरू कर चुकी हूँ अपना, जो कि मैं 4 महीने के अंदर पूरा जूलॉजी और बॉटनी में तुम्हारा एक बार एनसीईआरटी से रिवाइज कराऊंगी, तुम्हें समझाऊंगी, तुमसे एनसीईआरटी पढ़वाऊंगी, ताकि तुम्हारी बहुत बढ़िया तैयारी हो सके। सो एवरीथिंग दैट यू नीड राइट नाउ फॉर प्रिपरेशन ऑफ नीट यू विल फाइंड हियर। एवरी टीचर जो भी वो टॉपिक कराते हैं, छोटे छोटे क्विजेस डालते रहते हैं, 10-10, 15-15 क्वेश्चंस के, तो आपकी प्रैक्टिस होती रहती है क्विजेस की। आपको आइडिया लगता रहता है इस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, सो किसी भी लेवल पे हो, तैयारी करने के लिए, पुश देने के लिए आपको अनअकैडमी प्लस मौजूद है। अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कैसे करना है देख लीजिए। आपको ऐप्स डाउनलोड करनी आती हैं। ऐप स्टोर में जाएंगे, ये लिखेंगे वहाँ पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप, लिख के उसे इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद उसको ओपन करेंगे, फ्रंट पेज खुलेगा, प्लस का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। यू विल क्लिक ऑन नीट एंड एम्स ऑप्शन। नीट एंड एम्स का ऑप्शन क्लिक करते ही ऐसे पेज खुल जाएगा। देन यू विल क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन। गेट सब्सक्रिप्शन के बाद भी आपका काम खत्म नहीं हुआ है। कितने समय का सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। यदि आप इसी बार पेपर देने वाले हैं, 2020 में पेपर देने वाले हैं, तो सबसे सही तुम्हारे लिए 6 महीने वाला सब्सक्रिप्शन है। यदि अभी 1 साल है तुम्हारे पास पूरा पढ़ने के लिए, अभी +1 में हो, +2 में जाने वाले हो, तो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन 24,000 रुपीज़ का है, और ये किसी एक सब्जेक्ट का सब्सक्रिप्शन नहीं है, ये सभी सब्जेक्ट्स का सब्सक्रिप्शन है। जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ना चाहें, किसी एक टीचर का सब्सक्रिप्शन नहीं है। आप किसी भी टीचर से पढ़ना चाहें, सबका सब्सक्रिप्शन है ये, एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है आपको। ठीक है, सो अगर आप +1 में हो, +2 में जा रहे हो, तो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन। यदि आप अभी 10th में हैं और +1 में हो जाएंगे, तो आपके पास 2 साल है पढ़ने के लिए। यू कैन गो फॉर 24 मंथ सब्सक्रिप्शन। पर मंथ के हिसाब से सबसे सस्ता 24 मंथ्स वाला सब्सक्रिप्शन पड़ेगा 48,000 रुपीज़ का 24 महीने के लिए, तो सबसे सस्ता यही पड़ रहा है। नाउ जो मैंने आपको इसके प्राइसेस बताए हैं, उसको और कम करने का भी तरीका है। देयर इज़ अ कोड दैट यू विल पुट। कोड डालते तुमको 10% तुम्हारा फीस का ऑफ हो जाएगा वहीं पे। कैसे देखो, यू क्लिक ऑन से 1 ईयर सब्सक्रिप्शन, यू सी दैट यहाँ पे लिखा हुआ है 30,000, यहाँ पे लिखा हुआ है। यू डोंट पे, प्रोसीड टू पे नहीं जाओगे, आप ऊपर जाओगे, यहाँ एक ब्लैंक स्पेस आएगा, इसमें तुम कोड डालोगे ऋतु लाइव। ऋतु क्योंकि मेरा नाम है, लाइव क्योंकि वहाँ लाइव क्लासेस चलती हैं। ऋतु लाइव, और अप्लाई बटन को दबा दोगे। उसी समय देखोगे कि जो 30,000 था, अब वो लिखा हुआ आ रहा है सिर्फ 27,000 रुपया। तो क्या हुआ, 10% ऑफ हो गया। अब पूरे 1 साल की फीस 27,000 रुपीज़ में। 6 मंथ्स वाली जो पहले 24 की थी, अब वो पड़ेगी 21,600 में।
और 2 years वाली जो भी 48,000 की थी वो पड़ेगी 43,200 में। ओके, आई होप इट्स वेरी क्लियर। चलो फोटोसिंथेसिस की क्लास शुरू करते हैं। हम कल साइंटिस्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे। वी टॉक्ड अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट्स, किस किस की बात हो चुकी थी। वी टॉक्ड अबाउट प्रीस्टले। अगर आपने कल की क्लास नहीं लगाई है तो जाके एक बार वो क्लास देख लीजिएगा। प्रीस्टले की बात हो गई थी, जिन्होंने ये कहा था एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि एयर से ही कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए। दूसरे साइंटिस्ट की बात हुई थी जैन इंजनहाउस। उन्होंने क्या कहा था, इंजन से हमने याद किया था, जैसे इंजन को एनर्जी चाहिए होती है वैसे जैन इंजनहाउस ने क्या कहा था कि सनलाइट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। दूसरी बात हो गई थी। तीसरी बात हमने की थी TW एंगलमैन की। उसने क्या किया था, एंगल पे लाइट तोड़ दी थी। उन्होंने क्या कहा था, व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पहले 7 भागों में तोड़ दिया था, वेबग्योर बना दिया था। फिर उन्होंने कहा था कि रेड और ब्लू लाइट आर द मोस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। जैन इंजनहाउस ने कहा था कि लाइट इफेक्टिव है, TW एंगलमैन ने कहा था भैया लाइट इफेक्टिव है, मैंने मान लिया, पर कौन सी लाइट सबसे ज्यादा इफेक्टिव है? रेड और ब्लू लाइट सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। ये TW एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट था। 3 साइंटिस्ट किए थे। आज 2 और साइंटिस्ट करने हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। देखो नीट के लिए 5 साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट हैं पर इजी हैं। आज वाले साइंटिस्ट तो बहुत इजी हैं। सुनो, एक बंदा था, नाम था जूलियन वॉन सैक्स। इंसान का नाम था जूलियन वॉन सैक्स। इसको हम याद करेंगे सैक से। अगर तुम सैक वर्ड का मीनिंग देखो, सैक वर्ड का मतलब होती है बोरी। बोरी होती है ना जिसमें चीनी भरते हैं, किसी भी बड़े से लिफाफे को सैक बोल देते हैं। यह है सैक। तो तुमने सैक से याद करना है कि बोरी में भरी होती है चीनी, ठीक है, बहुत सारी चीनी। ठीक है, शुगर। तो तुम सोच सकते हो कि जूलियन वॉन सैक्स ने क्या बताया था, सॉरी जूलियन वॉन सैक्स ने, जूलियस वॉन सैक्स ने क्या बताया था। उन्होंने ये कहा था, कभी कभी साइंटिस्ट का नाम हिल जाता है मेरे दिमाग में, वॉन सैक्स तो याद रह जाता है, जूलियन कुछ और ही बना देती हूँ मैं, जूलियस का जूलियन बना देती हूँ, पता नहीं क्या क्या बना देती हूँ। सुनो, जूलियस वॉन सैक्स ने कहा था दैट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस शुगर्स आर प्रोड्यूस्ड। पहला पॉइंट ये कहा था, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या प्रोड्यूस होता है, शुगर्स। और बताया भी था कौन सा शुगर प्रोड्यूस होता है, ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड। पहली बात तो उन्होंने ये बताई थी, तो वो याद हो जाएगा शुगर से। दूसरी बात उन्होंने ये बताई थी कि ये ग्लूकोज वहीं प्रोड्यूस होता है जहां पे प्लांट ग्रीन है, नॉन ग्रीन प्लांट्स में ग्लूकोज नहीं प्रोड्यूस होता। इट इज प्रोड्यूस्ड इन ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन पार्ट्स ओनली। तीसरी बात जो उन्होंने बताई थी, उन्होंने ये कहा था कि ये जो ग्रीन पार्ट हैं प्लांट के, जैसे कि लीफ हो गया, इसमें ये जो ग्रीन सब्सटेंस है, उस टाइम क्लोरोफिल नाम किसी को नहीं पता था, बस वो कहता था ग्रीन सब्सटेंस। उसने कहा ये जो ग्रीन सब्सटेंस है ना, ये स्पेशल बॉडीज में पाया जाता है। वो स्पेशल बॉडी कौन सी है, क्लोरोप्लास्ट। तो ना तो क्लोरोफिल नाम लिया उन्होंने, क्योंकि क्लोरोफिल तब पता ही नहीं था क्लोरोफिल भी कुछ होता है, ना क्लोरोप्लास्ट नाम लिया क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का नाम क्लोरोप्लास्ट तब था ही नहीं। तो उसने क्या कहा, सिर्फ दिस ग्रीन सब्सटेंस is found in special bodies। मतलब क्लोरोप्लास्ट। और भाई अभी इसने खत्म नहीं किया, बहुत कुछ बताया इसने एक लास्ट बात ये बताई कि ग्लूकोज बनता तो ग्लूकोज है, परंतु स्टोर हमेशा स्टार्च के फॉर्म में होता है। लास्ट पॉइंट, ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये बड़े बात बता दी यार, 1 2 3 4 बातें बता दी लड़के ने, समझ रहे हो। तो कितना लड़का कितना इंटेलिजेंट होगा, कितनी सारी बातें बता रहा है तुमको। पॉइंट्स में याद करेंगे कौन कौन सा, ग्रीन पार्ट से ग्लूकोज बनती है फोटोसिंथेसिस के समय, ग्लूकोज सिर्फ ग्रीन पार्ट से ही बनती है,
ये ग्रीन सब्सटेंस जो है स्पेशल बॉडीज में मिलता है। चौथा, ग्लूकोज स्टोर होती है इसके स्टार्च के रूप में। 4 पॉइंट्स पढ़ लें अभी जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इट वॉज नॉट अंटिल अबाउट 1854 It was not about until 1854 that Julius von Sachs provided evidences for production of glucose when the plants grow. Glucose is usually stored as starch. His later studies showed that the green substance in the plants, जिसे हम chlorophyll कहते हैं, is located in special bodies, जिसे हम chloroplast कहते हैं, later called as chloroplast. Within the plant cells, he found that green parts in plants is where glucose is made. सिर्फ green part में ही glucose बनती है, and that glucose is usually stored as starch. Glucose usually starch के रूप में ही store होती है. Am I clear? आगे चलो. Thank you, पृथ्वीराज चौहान. ओके नाउ, ये बहुत इजी था याद करना, मैं आगे चलना चाहती हूँ, इसमें सब कुछ तुमको लर्न हो गया है, आई होप हो गया है. चलो, नेक्स्ट साइंटिस्ट था, कहाँ गया, कॉर्नेलियस वैन नील. तो वो जूलियन वॉन सैक्स था. अच्छा, मुझे समझ में आ गया मैं क्यों कंफ्यूज करती हूँ, कभी कभी मैं कॉर्नेलियस वॉन सैक्स बोल देती हूँ उसको. तो ये कॉर्नेलियस वैन नील है, वो जूलियन वॉन सैक्स है, तो मैं कभी कभी हो जाता है ना. कॉर्नेलियस वॉन नील ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई जो पहले किसी को भी नहीं पता थी. देखो, फोटोसिंथेसिस की एक बार इक्वेशन लिखो. फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन कुछ ऐसी है, CO2 प्लस वाटर will give you C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन. राइट, ये बेसिक इक्वेशन है. बहुत समय से लोगों को ये कंफ्यूजन था कि भैया ये जो ऑक्सीजन निकलती है ना, ये वाली ऑक्सीजन है, समझ रहे हो, ये इसकी ऑक्सीजन है या ये इसकी ऑक्सीजन है, H2O की ऑक्सीजन है. तो इसका कलर पर्पल बनना चाहिए या इसका कलर येलो बनना चाहिए, ये लोगों को बहुत कंफ्यूजन था. ठीक है, तो कॉर्नेलियस वॉन नील ने, देखो नील वर्ड आ गया ना, नील का मतलब है नीला. नीला किसका कलर होता है, वाटर का. तो इसको याद करना एक्चुअली में आसान है. कॉर्नेलियस वॉन नील ने कहा था कि जो ऑक्सीजन आती है वो नीले सब्सटेंस से आती है, पानी से आती है. दिस एक्चुअली कम्स फ्रॉम हियर. ओके, एंड ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का C है वो यहाँ चला जाता है, इसका O है वो यहाँ चला जाता है, इसका जो H है वो यहाँ चला जाता है, और जो इसका O बचता है वो O2 में चला जाता है. याद करना बहुत आसान है. कॉर्नेलियस वॉन नील ने क्या सिखाया था कि पानी वो सब्सटेंस है, नीले से याद रखना है, नील और नीले से याद करना है. पानी वो सब्सटेंस है जिसका O जो है यहाँ पे फ्री ऑक्सीजन के रूप में बनता है. तो उसने कैसे प्रूव किया ये चीज़, उसने एक बहुत सिंपल चीज़ से प्रूव किया. कॉर्नेलियस वॉन नील ने कहा कि यार छोड़ो इस बात को, मैं चलता हूँ पर्पल सल्फर बैक्टीरिया पे. आई विल टेक पर्पल सल्फर बैक्टीरिया. ग्रीन प्लांट्स की बात छोड़ दो, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया पे चलता हूं. नाउ दिस बैक्टीरिया इज फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेसिस करता है ये बैक्टीरिया. ठीक है, तो उसने कहा कि देखो ये भी यही करता है, CO2 प्लस H2O will give you C6H12O6 प्लस O2. एक्चुअली में ये ऐसा नहीं करता, ये थोड़ा डिफरेंट है. कॉर्नेलियस वॉन नील ने कहा कि पर्पल सल्फर बैक्टीरिया कभी भी H2O को यूज नहीं करता, वाटर को यूज नहीं करता हाइड्रोजन सोर्स के लिए. इट यूजेस समथिंग एल्स.
What does it use? It uses H2S as its hydrogen source. वाटर की जगह हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करता है. अब अगर ये O2 यहां से बनती, CO2 से बनती, तो O2 बननी चाहिए थी, है ना, क्योंकि अगर CO2 से बनती तो O2 तो अभी भी रिलीज होगी. लेकिन एक्चुअली पर्पल सल्फर बैक्टीरिया O2 रिलीज नहीं करता. पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एक्चुअली डज नॉट रिलीज O2, इट रिलीजेस सल्फर, फ्री सल्फर. इससे क्या प्रूव होता है कि भैया ये C यहां पे जा रहा है, जो इसका O है वो यहां जा रहा है, H यहां आ रहा है, और जो ये बचता है, जो H2 के साथ वाली चीज है, ये हमेशा ही फ्री बचती है और ये रिलीज हो जाती है. ठीक है, इसीलिए पर्पल सल्फर बैक्टीरिया को अगर तुम माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे ना, मान लो ये पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है, इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो यू विल फाइंड एक्चुअली स्मॉल बबल्स ऑफ सल्फर. ऐसे छोटे छोटे बबल सल्फर के मिलते हैं आपको येलो कलर के देखने को, ऐसे फ्री सल्फर के. सो इस तरीके से ये प्रूव हो गया. और कॉर्नेलियस वॉन नील ने जो प्रूव किया उसको आगे जाके बहुत सोफिस्टिकेटेड एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया गया दोबारा से. तो मतलब ये जाना गया कि कॉर्नेलियस वॉन नील बिल्कुल सच कह रहा था. क्या एक्सपेरिमेंट्स थे वो सोफिस्टिकेटेड? देखो आगे जाके क्या एक्सपेरिमेंट हुए. वी यूज्ड CO2 plus H2O for photosynthesis, but this O is heavy oxygen. heavy oxygen कौन सा होता है? O18. O18, ठीक है, ये नॉर्मल ऑक्सीजन है, ये हैवी ऑक्सीजन है, हैवी आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन. लिख दो, दिस इज द हैवी आइसोटोप. नॉर्मल आइसोटोप कितना होता है ऑक्सीजन का? हैवी 18 होता है, तो नॉर्मल कितना होता है? 16 होता है ना. एक बार कंफर्म करो तो, एक बार कंफर्म करो तो. जो नॉर्मल ऑक्सीजन होता है, प्लीज केमिस्ट्री वाले बच्चों कंफर्म करो, क्योंकि मैं केमिस्ट्री की टीचर नहीं हूं ना. 16 होता है ना, तो ये नॉर्मल ऑक्सीजन है. CO2 को नॉर्मल ऑक्सीजन के साथ लिया. ओके गुड, थैंक यू. इट्स योर बर्थडे हामिद, हैप्पी बर्थडे. ओके गुड. तो अब क्या हुआ, यहाँ पे C6H12O6 बना, प्लस यहाँ पे O2 बना. अब ये O पकड़ लिया गया, कहा बेटा तुम आओ खोपचे में, आओ तुम पहले अपना एक्सपेरिमेंट कराओ, हवेली पे आओ तुम. ठीक है, तो ये पाया गया कि दिस O इज एक्चुअली O18 नॉट O16. तो इससे ऑब्वियसली प्रूव हो गया कि भैया यहाँ पे O18 लिया था, इसलिए यहाँ पे O18 रिलीज हो रहा है. सो लड़के ने जो फाइंडिंग्स करी थी कॉर्नेलियस वॉन नील ने, बिल्कुल सच निकली. पढ़ ले अभी, बस यही कॉन्सेप्ट है. आओ. A milestone contribution of understanding the photosynthesis was made by microbiologist Cornelius von Neal, who, based on his studies of purple and green bacteria, demonstrated that photosynthesis is essentially a light-dependent reaction in which hydrogen from the suitable oxidizable compound reduces the carbon dioxide to carbohydrates. ये इतनी बात समझ में आई है. हाइड्रोजन फ्रॉम अ ऑक्सीडाइजेबल सोर्स, जो हाइड्रोजन है, चाहे वो H2O का हाइड्रोजन हो, चाहे वो H2S का हाइड्रोजन हो, वो CO2 को रिड्यूस कर देगा, है ना. CO2 को अगर हम C6H12O6 में कर रहे हैं तो उसका रिडक्शन हुआ है, क्योंकि H ऐड हो रहा है. देखो ना, इसको रिडक्शन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? CO2 में हमने H ठूस दिया तो रिडक्शन हो गया ना. तो CO2 का रिडक्शन बन होके कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट्स बनता है. एम आई क्लियर? चलो पीछे. दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज H2A. H2A क्यों लिखा है? H2A का मतलब है ये A कुछ भी हो सकता है. H2A में ये H2O भी हो सकता है, H2A की वजह मतलब H2S भी हो सकता है, मतलब A चेंज हो सकता है. A का मतलब O भी हो सकता है, S भी हो सकता है. एम आई क्लियर? प्लस CO2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट विल गिव यू 2A. अब डिपेंड करता है, अगर H2O है तो O रिलीज होएगा, अगर H2S है तो S रिलीज होगा. प्लस CH2O. CH2O कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला है.
दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर कार्बोहाइड्रेट्स प्लस वाटर, थोड़ा सा वाटर तो निकलता ही है। इन ग्रीन प्लांट्स H2O is the hydrogen donor and is oxidized to O2, जो हम नॉर्मली देखते हैं H2O से रिएक्शन होता है और उससे ऑक्सीजन बन जाता है, जो कि हम नॉर्मली देखते हैं। Some organisms do not release oxygen, कुछ ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन नहीं रिलीज करते क्योंकि वाटर ही नहीं यूज करते, वो H2S यूज कर रहे हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस when H2S instead of water is the hydrogen donor for पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, जब H2S हाइड्रोजन डोनर होगा, द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इज सल्फर और सल्फेट डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिज्म। या तो सल्फर निकलेगा या सल्फेट निकलेगा, लेकिन ऑक्सीजन नहीं निकल सकती अगर H2S लिया जा रहा है तो। हेंस ही इन्फर्ड दैट द O2 इवॉल्व्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स कम्स फ्रॉम वाटर, नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो दोनों केसेस में कॉमन थी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड से निकलना होता तो फिर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया भी ऑक्सीजन निकालता ना। दिस वॉज लेटर प्रूव्ड बाय यूजिंग रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक्स। द करेक्ट इक्वेशन, रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक्स, हालांकि मैंने हैवी ऑक्सीजन वाला पढ़ा है, मैंने रेडियो आइसोटोपिक वाले एक्सपेरिमेंट्स कहीं पे पढ़े नहीं है, सो बट एनसीईआरटी के लिए रेडियो आइसोटोपिक। ओके, the correct equation that would represent the overall process of photosynthesis is therefore 6CO2 plus 12H2O will give C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2. Very clear. आगे चलूं? चलिए, I hope this is clear. अब आगे चलते हैं। नाउ हमको इतना पता चल गया कि क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट में पड़ा होता है, जो कि सन की रेज से एनर्जी लेता है, ठीक है, और सन की एनर्जी से गेन करके वो एक्टिवेट हो जाता है। नाउ just a second, give me 2 minutes, okay, wait. हेलो, वेलकम बैक। अब देखो, ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन। जितने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं उनका बेसिक काम होता है सनलाइट को कैप्चर करके उसको एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो हमको पता है कि क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को कैप्चर करता है, पर क्या सिर्फ क्लोरोफिल कैप्चर करता है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहां पे मिलते हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ओके, एक मिनट, नाउ आई थिंक इट विल बी बेटर नाउ। कहां पे मिलते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स? ये है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं थैलाकॉइड।
थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में यहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मिलते हैं। दिस इज थैलाकॉइड, और थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में यहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मिलते हैं। और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सनलाइट को कैप्चर करते हैं, सनलाइट को कैप्चर करते हैं, ठीक है। सनलाइट की एनर्जी लेके उसको मीनिंगफुल फॉर्म में एटीपी में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। अब हमारे पास पहला एक क्वेश्चन है कि कितने प्रकार का फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है? क्या सिर्फ एक प्रकार का फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है? उसका आंसर है नहीं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ठीक है, जैसे कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल। ये सभी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के प्रकार हैं। अब अगला क्वेश्चन ये बनता है कि यार इतने सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं, उनका फायदा क्या है? सिर्फ एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से काम नहीं चल रहा था? नहीं चल रहा था। क्यों? सनलाइट का जो एनर्जी का पोर्शन हम कैप्चर कर सकते हैं, प्लांट्स कैप्चर कर सकते हैं, हम तो नहीं कैप्चर कर सकते, प्लांट कैप्चर कर सकते हैं, वो होता है 400 to 700 nm। इस वेवलेंथ का लाइट कैप्चर हो सकता है। 400 से पहले वाला कैप्चर नहीं हो सकता और 700 से बाद वाला कैप्चर नहीं हो सकता। 400 to 700 nm के बीच की वेवलेंथ की लाइट ही कैप्चर हो सकती है। पहली बात तो सन की जो रेडिएशंस होती हैं उसका बहुत ज़्यादा वेवलेंथ है, बहुत बड़ा रेंज है, सारी रेंज नहीं प्लांट कैप्चर कर सकता, सिर्फ बीच वाली रेंज कैप्चर कर सकता है, 400 से 700, 400 से 700, ठीक है। इस रेंज को कहते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन, पार। पार का फुल फॉर्म क्या है? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन, वो रीजन जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव है। लिख दूं कहीं पे? पार इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का मैं तुम्हें आंसर दे सकती हूं कि इतने सारे पिगमेंट्स क्यों हैं। क्योंकि कोई भी एक पिगमेंट इतनी बड़ी रेंज 400 से 700 तक सनलाइट को कैप्चर नहीं कर सकता। इतनी बड़ी रेंज को कैप्चर करने के लिए आपके पास अलग अलग पिगमेंट्स चाहिए। कोई 400 to 500 कैप्चर कर सकता है, कोई 500 to 600 कैप्चर कर सकता है, कोई 600 to 700 कैप्चर कर सकता है, कोई 700 to 700 से आगे नहीं कैप्चर कर सकता, ठीक है। सो बड़े सारे पिगमेंट्स इसलिए चाहिए सो दैट पूरा यूज हो सके, 400 से 700 तक जितनी वेवलेंथ है वो सभी कैप्चर की जा सके। इसीलिए आपके पास 4 पिगमेंट्स दिए गए हैं। नेचर ने बहुत सारे पिगमेंट्स बनाए हैं। अब अगला क्वेश्चन, इन चारों में से सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस किसकी वजह से होता है? मतलब सबसे ज्यादा लाइट कैप्चर कौन करता है? सबसे ज्यादा लाइट कैप्चर करके उसको फोटोसिंथेसिस में हेल्प कौन करता है? इसका आंसर आपको नेक्स्ट डायग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। ये सबसे एफिशिएंट है, ये सबसे एफिशिएंट है, ये सबसे एफिशिएंट है, या ये सबसे एफिशिएंट है? आओ देखते हैं। ओके, ये वाला पैराग्राफ पहले पढ़ लें हम। ये वाला एक बार पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। How many pigments are involved in photosynthesis? Looking at plants, have you ever wondered how there are so many shades of green? यार प्लांट्स में कितने सारे कलर्स होते हैं, है ना। पत्तों में ही कितने सारे कलर्स हो जाते हैं। कोई लाइट ग्रीन होता है, कोई डार्क ग्रीन होता है, कोई इतना ग्रीन होता है ब्लैक ब्लैक नजर आने लग जाता है, कोई येलोविश होता है। तो ऐसा क्यों है? इट इज बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स in their leaves, even in the same plant. We can look for an answer to this question by trying to separate the leaf pigments. Leaf के pigments को separate करने की कोशिश कर सकते हैं of any green plant through paper chromatography. पेपर क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप प्लांट के पिगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हो। ओके, इसका नाम याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है नीट के लिए।
A chromatographic separation of these leaf pigments show that the color that we see in leaves is not due to a single pigment, एक पिगमेंट से नहीं है कलर, but due to 4 pigments, 4 पिगमेंट से है. क्लोरोफिल ए का कलर याद करना है. देखो ब्राइट ग्रीन या ब्लू ग्रीन, प्लीज इसको लर्न कर लो क्योंकि ये नीट का क्वेश्चन बन सकता है. क्लोरोफिल ए का कलर सबसे डार्क होता है, सबसे डार्क कलर, ब्लूइश ग्रीन, जैसे ओशन का कलर होता है ना ब्लू ग्रीन, वैसा. ठीक है. फिर उससे लाइट होता है क्लोरोफिल बी का कलर, येलोइश ग्रीन. जो येलोइश ग्रीन में आता है वो क्लोरोफिल बी का कलर है. सबसे डार्क क्लोरोफिल ए, फिर उससे लाइट क्लोरोफिल बी. देन xanthophils are totally yellow and carotenoids येलो ऑरेंज, येलोइश ऑरेंज. तो कैरोटिनॉइड को तुम कैरेट से याद कर सकते हो क्योंकि कैरेट येलोइश ऑरेंज होती है ना, थोड़ी ऑरेंज होती है, कभी कभी येलोइश भी होती है. सो येलोइश ऑरेंज फॉर कैरोटिनॉइड्स. लेट्स नाउ सी व्हाट रोल दीज पिगमेंट्स प्ले इन फोटोसिंथेसिस. क्लियर? आगे चलूं. अब तुमको समझ में आएगा कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है. आओ देखते हैं. एक ग्राफ दिया हुआ है तुम्हारी एनसीईआरटी में. प्लीज कम टू पेज नंबर. रुको मैं पेज नंबर बताती हूं तुम लोगों को. कम टू पेज नंबर 210 एवरीबॉडी. Come to page number 210. आ गए हो? अब देखो ग्राफ ए पे आओ. ग्राफ ए पे समझेंगे हम पहले. ये जो नीचे एक्स एक्सिस है ये क्या है? देखो इधर आओ. जो एक्स एक्सिस है ये 400 से लेके 500, समझ रहे हो ना, 600 700 nm तक की रेंज है. ये वेवलेंथ की रेंज है. 400 से शुरू हुआ है, फिर वेवलेंथ बढ़ा दी 500, फिर 600 कर दी, फिर 700. मतलब जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन है ना वेवलेंथ का, वो पूरा का पूरा एक्स एक्सिस पे स्प्रेड किया हुआ है. ये जो वाई एक्सिस है देखो क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल पिगमेंट्स. कौन सा पिगमेंट किस वेवलेंथ को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है. अब हमें समझ में आएगा इतने पिगमेंट्स का फायदा क्या है. इतने पिगमेंट्स का ये फायदा है कि कोई सारे पिगमेंट्स अलग अलग वेवलेंथ पे ज्यादा खुश रहते हैं. कोई किसी भी वेवलेंथ को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, कोई किसी वेवलेंथ को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है. तो 400 से 700 पूरा यूटिलाइज हो जाता है. अभी देखो ग्राफ देखो एक बार. हम बनाएंगे ब्लू से. वी विल मेक विद ब्लू. क्लोरोफिल ए देखो, ये ब्लू वाला क्लोरोफिल ए है. ये सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है अराउंड 450 के आसपास, है ना. और फिर यहाँ पे बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, बिल्कुल कम. और फिर सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है अराउंड 650 के आसपास, है ना. एक यहाँ पे सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, एक यहाँ पे सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है. देख लिया. क्लोरोफिल ए 2 जगह सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, एक स्टार्टिंग में, ठीक है, एक एंड में. मतलब कि जहां पे वॉयलेट इंडिगो ब्लू का रीजन है, देखो यहाँ पे विबग्योर चलता है ना 400 से 700. जो ये रीजन है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन, वो एक्चुअली विबग्योर का रीजन है. VIBGYOR, वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज एंड रेड. ऑरेंज एंड रेड ये पूरा विबग्योर को रिप्रेजेंट कर रहा है 400 to 700. क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा लाइट कहां पे एब्जॉर्ब कर रहा है? अराउंड ब्लूइश में सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है और रेडिश में सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है. क्लोरोफिल ए की 2 पीक्स हैं. नाउ लेट्स सी क्लोरोफिल बी. क्लोरोफिल बी देखते हैं. देखो क्लोरोफिल बी की एक पीक है बहुत बड़ी यहां पे, ठीक है, और फिर एक और पीक है लेकिन वो बहुत छोटू सी पीक है यहां पे, ठीक है. तो वो अराउंड 500 पे सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है और यहाँ पे अराउंड 600 के आसपास, 600 से थोड़ा और आगे की साइड एब्जॉर्ब कर रहा है. देन इसी तरीके से यू कैन सी वन मोर पीक ऑफ कैरोटिनॉइड. कैरोटिनॉइड की देखो ये अजीब सी पीक है येलो वाली. कैरोटिनॉइड यहाँ पे सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है. नाउ इस ग्राफ को
जहां पे तुम शो कर रहे हो कौन सा पिगमेंट क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है, इसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज अ ग्राफ शोइंग विच पिगमेंट इज एब्जॉर्बिंग विच वेवलेंथ टू द मैक्सिमम। लिख दूं ये वाली बात, लेट मी राइट इट। एब्जॉर्प्शन spectrum is a graph showing absorption of different wavelengths of light by different pigments. Am I clear on this? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है भैया? कौन सा पिगमेंट कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, कौन से कलर को एब्जॉर्ब करता है, कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। सो दिस इज एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम फॉर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। समझ गए? अब तुमको सीखना है एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। एक्शन स्पेक्ट्रम इज 400 से 700 तक की वेवलेंथ है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस किस वेवलेंथ पे होता है? दोबारा सुनो, 400 से 700 की वेवलेंथ है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस किस वेवलेंथ पे होता है? तुम एक प्लांट लो, पहले उस पर सिर्फ 400 nm की लाइट मारो, फिर देखो वो कितना फोटोसिंथेसिस कर रहा है। फिर उस पर मतलब समझ रहे हो 450 nm की लाइट मारो, देखो कितना कर रहा है। 500 nm की मारो, देन 550 nm की मारो, देन 600 nm की। सो यू सी कौन से nm पे किस वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो आपको कुछ ऐसा ग्राफ मिल जाएगा। सेकंड नंबर वाला ग्राफ, सेकंड नंबर वाला ग्राफ क्या है? 400 से 700 के बीच में दिस इज फोटोसिंथेसिस। कितना फोटोसिंथेसिस हो रहा है? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस इज ऑफ कोर्स वेवलेंथ ऑफ लाइट, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसे तुम क्या कहोगे? दिस इज कॉल्ड एक्शन स्पेक्ट्रम। Do you understand the difference between absorption spectrum and action spectrum? Please tell me. Do you understand the difference between absorption spectrum and action spectrum? Absorption spectrum कौन सा पिगमेंट कौन सी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। एक्शन स्पेक्ट्रम मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहां पे हो रहा है, कौन से वेवलेंथ पे हो रहा है। एम आई क्लियर? वर्षा विश्वास, रिपीट कर रही हूं बेटा, आई एम रिपीटिंग अगेन। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन से वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर पा रहा है। ओके, क्लोरोफिल ए कुछ और पिगमेंट कुछ और वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर पा रहा है, क्लोरोफिल बी कुछ और वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर पा रहा है, कैरोटीनॉइड कुछ और वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर पा रहा है। तो बेसिकली कौन सा पिगमेंट कौन सी वेवलेंथ को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाता है, किसमें खुश रहता है, वो कौन सी वेवलेंथ में सबसे ज्यादा हैप्पी रहता है, ये है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सेकंड, कोई प्लांट कौन सी वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर पाता है। एक प्लांट कौन सी वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। 400 से 700 की रेंज में कहां सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो पाएगा। तो हम क्या देखते हैं, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस एक तो यहां पे होता है रेडिश रीजन में, और सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है ब्लूइश रीजन में। ये वही चीज है जो TW एंगलमैन ने बताई थी। TW एंगलमैन ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या बताया था, यदि तुम्हें कल की क्लास याद है तो TW एंगलमैन ने कहा था कि भैया जब भी एक प्लांट को इल्यूमिनेट किया उसने प्रिज्म से तोड़ लिया था लाइट को विबग्योर में। उसने यही कहा था ब्लू और रेड लाइट में प्लांट सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करता है। तो उसने भी एक्शन स्पेक्ट्रम ही तो बनाया था, ये भी तो वही है। ब्लू और रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होता है। इज इट क्लियर? आगे चलूं?
आगे चल रही हूं मैं, आगे चल रही हूं। अब थर्ड स्टेप क्या है, देखो अब पोल खुलने वाली है कि कौन सा पिगमेंट सबसे बढ़िया है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्लोरोफिल ए कि क्लोरोफिल बी कि क्लोरोफिल ये कैरोटिनॉइड की ज़ैंथोफिल, कौन है सबसे बढ़िया। क्या करो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम को एक दूसरे के ऊपर रख दो। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम को एक दूसरे के ऊपर रख दो। अब देखो पोल खुल गई। कैसे, ये फोटोसिंथेसिस का रेट है, ये फोटोसिंथेसिस का रेट है। यहां पे फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा हो रही है, फिर यहां पे बहुत कम हो रही है, फिर यहां पे फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा हो रही है। मतलब ये वाला ग्राफ वहां पे डाल दो, ये वाला ग्राफ है, इसको यहां पे रख दो। फिर देखो अगर मैं ये ग्राफ इस पे रख दूं तो तुम देखोगे कि जो वेवलेंथ, नाउ लुक वेरी केयरफुली, जो वेवलेंथ क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल ए को मैं रेड में बना रही हूं अलग से दिखाने के लिए, जो वेवलेंथ क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब करता है उसी वेवलेंथ पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है। दोबारा सुनो क्या कहा है, जो वेवलेंथ क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब कर रहा है, ये जो रेड वाला बना है, उसी वेवलेंथ पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रही है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो इसीलिए ग्राफ को एक साथ एक दूसरे के ऊपर रख के देख लिया हमने। ये क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। दिस रेड वन इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम फॉर क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए इस वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन करता है, यहां पे और यहां पे। फिर हमने क्या नोटिस किया, कोई भी प्लांट सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस भी इसी वेवलेंथ पे करता है, यहां पे और यहां पे। इससे हमें क्या पता चलता है, दैट ऑब्वियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए की वजह से मैक्सिमम लाइट कैप्चर होती है। क्लोरोफिल ए इज द मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट इन दिस इन्वायरमेंट। सबसे ज्यादा वही कैप्चर करता है लाइट को, और वही जो ज्यादा कैप्चर कर रहा है वही फोटोसिंथेसिस करा रहा है। एम आई क्लियर ऑन दिस? एम आई क्लियर ऑन दिस? इफ आई एम क्लियर ऑन दिस, बस हमको अभी एनसीईआरटी रीडिंग करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर डन विद दिस टॉपिक। सिर्फ एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, करें? ओके, लेट्स स्टार्ट। Let's start. Pigments are substances that have an ability to absorb light. Light को absorb करने की ability होती है pigments में at specific wavelengths. Can you guess which is the most abundant plant pigment? अब तो खैर हमें इसका आंसर मिल ही गया, सबसे abundant कौन सा होता है? Of course क्लोरोफिल A होता है, तभी तो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस वहाँ पे हो रही थी, जो कि क्लोरोफिल A की वेवलेंथ है एब्जॉर्ब करने वाली, है ना? In the world, let us study the graph showing the ability of chlorophyll A pigment. ये ग्राफ आप पढ़ चुके हैं, ठीक है? ये सारी बातें हमको आती है, ये मैं नहीं पढ़ रही हूँ। दिस इज वही ग्राफ के बारे में बताया हुआ है। आगे चलो। देन अब फिगर तुमने सब पढ़ लिए, अभी आगे की बात है। शोइंग द वेवलेंथ एट विच मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स इन अ प्लांट। वो जो ग्राफ था मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस वाला, कैन यू सी दैट द वेवलेंथ एट विच there is maximum absorption by chlorophyll A, जिस वेवलेंथ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रही है क्लोरोफिल ए से, इन द ब्लू एंड रेड रीजन्स, सबसे ज्यादा क्लोरोफिल ए ब्लू और रेड रीजन पे एब्जॉर्ब करता है। ऑल्सो शोज अ हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, वहीं पे ही सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस का रेट देखने को मिलता है किसी भी प्लांट में। इसका मतलब किसी भी प्लांट में जनरली फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल ए इज द मोस्ट important and abundant pigment. Hence we can conclude that chlorophyll A is the chief pigment associated with photosynthesis. Okay? Okay, but by the, ये खुद पढ़ना, ये घर में बैठ के खुद इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पढ़ना और जरा इसका आंसर मुझे कमेंट्स में लिखना। Okay, so I am done for today's class. If you like this class, please like my video.
आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मेरी वीडियोस के सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, है ना। क्योंकि देखो बायोलॉजी तुम्हें पता है स्टोरी की तरह होती है, एक स्टोरी का एक पार्ट मिस हो जाता है तो बाकी पार्ट समझ में थोड़े मुश्किल आते हैं। सो सब्सक्राइब कर लो ताकि यू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। एंड अगर आप पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, कम समय में पढ़ना चाहते हैं, यू वांट टू फिनिश द होल सिलेबस इन 4 मंथ्स, सब कुछ तुम रिवाइज करना चाहते हो और पढ़ना चाहते हो जो पहले नहीं पढ़ा है, तो तुम प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। प्लस का सब्सक्रिप्शन जब भी लेने जाओ कोड मत डालना भूलना, नहीं तो तुम्हें पूरी फीस देनी पड़ेगी। कोड है ऋतु लाइव, RITULIVE, ऋतु लाइव कोड डालोगे, उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट करना, तब तुमको 10% ऑफ हो जाएगा। जो 6 महीने वाला सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि क्रैश कोर्स अराउंड 4 महीने चलेगा, ठीक है, 6 महीने का, और बाकी और भी कोर्सेज चलते रहेंगे साथ साथ में, रिवीजन कोर्सेज और अलग अलग से, इकोलॉजी के लिए अलग से कोर्स मैं बनाऊंगी। सो 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको 21,600 का पड़ जाएगा यदि आप ये कोड यूज़ करते हैं तो। सो आई विल सी यू टुमारो, थैंक यू सो मच। 4 बजे मिलती हूँ मैं तुमको एंडोक्राइन सिस्टम के साथ, और कल 6 बजे तुमको मिलती हूँ यही फोटोसिंथेसिस लाइट रिएक्शन पे कंटिन्यू करेंगे। लाइट रिएक्शन कोई भी मिस नहीं करेगा, क्योंकि लाइट रिएक्शन समझ में आएगा तभी डार्क रिएक्शन समझ में आएगा। पूरा फोटोसिंथेसिस इस बात पे बेस्ड है, तो कल की क्लास मिस नहीं करना। चलो बाय, थैंक यू सो मच।